बाहर सर्दी हो रही थी। इसके अलावा फिजा में गोबर की नागवार सी बू भी फैली हुई थी। मैं अंदर आ गया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अंगूरी ने अपनी टांगे सामने को फैला ली थी। मैंने एक कंबल खोलकर उस पर डाल दिया और खुद दूसरा कंबल ले लिया। हम इस तरह बैठे देर तक बातें करते रहे और फिर अंगूरी ऊँघने लगी। मेरे जहन पर भी गनूदगी सी तारी हो रही थी। मैंने अंगूरी को पूरी तरह कंबल उड़ा दिया और उससे कुछ फासले पर अपने ऊपर कंबल लपेट कर लेट गया और कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। बातों की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। दरवाजे के करीब ही कमरे में 3 आदमी थे। एक प्रीतम सिंह था और उसके साथ 2 आदमियों को देखकर मैं चौंक गया। वो दोनों हिंदू थे और दोपहर को गंदरबल की लारी अड्डे पर हमारे साथ ही उस बस में सवार हुए थे। वो पिछली सीटों पर बैठे थे। सोनामार्ग के अड्डे पर भी मैंने इन्हें बस से उतरते हुए देखा था। वो दूसरे हिंदू मुसाफिरों के साथ चले गए थे और मैं अंगूरी के साथ उस सिख जोड़े के पीछे चल पड़ा था। मित्र जी, प्रीतम सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे 2 मित्र और आ गए हैं। अब तुम्हारी खूब गपशप रहेगी। ये अब्दुल सत्तार है और ये हबीबुर रहमान। उसने बारी बारी दोनों की तरफ इशारा किया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अब तुम लोग आराम करो, सवेरे मुलाकात होगी, उस वक्त तक रब रखा। सरदार प्रीतम सिंह चला गया। मैंने अलमारी से 2 कंबल निकालकर उनके हवाले कर दिए और खुद अपनी जगह पर लेट गया। उनमें से एक ने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। और फिर एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि वो कमांडर मुहिबुल्लाह के आदमी थे और उन्हें इस ख्याल से हमारे पीछे भेजा गया था कि अगर हम रास्ते में किसी उलझन में फंस जाएं तो वो हमारी मदद कर सके। सोनामार्ग पहुंचकर जब हम सरदार प्रीतम सिंह की दुकान में दाखिल हो गए थे तो वो दोनों मुतमईन होकर वापस चले गए थे और उन्होंने कुछ और लोगों से भी राब्ते किए थे और बिलाखिर यहाँ आ गए थे। आवाजों से अंगूरी की आंख नहीं खुली थी। वो इत्मीनान से सोई रही। मैं भी कंबल में मुंह लपेट कर सोने की कोशिश करने लगा। मैं रात को अगरचे देर से सोया था मगर सुबह सवेरे भैंसों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त अच्छी खासी सर्दी थी। मैं एक कंबल लपेट कर कमरे से बाहर आ गया। प्रीतम सिंह का छोटा भाई सुरेंद्र सिंह भैंसों को चारा डाल रहा था और 2 आदमी भैंसों का दूध निकाल रहे थे। वो दोनों भी सिख थे। अभी मुलगजा सा उजाला था। दिन की रोशनी पूरी तरह फैलने से पहले पहले वो दोनों आदमी अपने काम से फारिग हो गए। दूध के 4 बड़े कैन थे और मेरा ख्याल था कि हर कैन 45-40 सेर का तो होगा। उन्होंने कैन उठाकर बाहर रेड़े पर रखे और रुखसत हो गए। सुरेंद्र सिंह अपने काम में मसरूफ रहा। भैंसों और गायों को चारा डालने के बाद वो गोबर साफ करने लगा। शर्ट के एक कोने में गोबर का ढेर लगाकर वो शर्ट के दूसरे हिस्से में चला गया जहाँ 4 खच्चर बंधे हुए थे। उसने खच्चरों की भी सेवा की। इन्हें चारा वगैरह डालकर एक तरफ लगे हुए हैंडपंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। उस वक्त धूप निकल रही थी। सुरेंद्र सिंह अपने काम से फारिग हो चुका था। वो कुर्ते के दामन से हाथ पहुंचता हुआ मेरी तरफ आ गया। चाय चलेगी या दूध का गिलास ले आऊं? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, चाय ही ठीक रहेगी। मैंने जवाब दिया और आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा। अंगूरी भी कमरे से बाहर आ गई थी। उसने भी कंबल लपेट रखा था। ठीक है, मैं 10 मिनट में चाय ले आता हूँ। सुरेंद्र सिंह तेज तेज चलता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। उस रोज नाश्ता भी बड़ा जोरदार था। सुरेंद्र सिंह घर से पराठे बनवा कर लाया था। मेरे ख्याल में अगर चंद रोज यहाँ रहने का मौका मिलता तो ऐसी खुराक खाकर हम हट्टे कट्टे हो जाते। दोपहर के खाने के बाद हम सरदार प्रीतम सिंह से रुखसत हो गए। इस मर्तबा अब्दुल सत्तार और हबीबुर रहमान हमारे साथ थे। हम लोग बाजार की तरफ जाने के बजाय बाहर ही बाहर चलते हुए पहाड़ी के दामन में वाक़या एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए। यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर कुछ और लोग भी जमा थे। वो सब हिंदू थे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। कुछ कश्मीरी मुसलमान भी खच्चर और गधे लिए उनके आसपास मौजूद थे। बाज लोगों से खच्चरों के मामले में सौदेबाजी हो रही थी। अंगूरी औरतों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक कश्मीरी हमारे करीब आ गया। उसने हबीबुर रहमान की तरफ झुक कर कुछ कहा और फिर हम उसके साथ चल पड़े। चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे एक दुबला पतला सा आदमी 4 खच्चर लिए खड़ा था। ये खच्चर हमारे लिए थे। उनका इंतजाम किसने किया था ये मुझे जानने की जरूरत नहीं थी। अंगूरी भी हमारी तरफ आ रही थी लेकिन मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। और फिर मैंने ऊंची आवाज में एक भजन गाना शुरू कर दिया। हमारे गाँव में हिंदुओं के चंद घर भी हुआ करते थे। हमारे पड़ोस में एक पंडित भी रहा करता था। वो अक्सर ये भजन गाया करता था और इस वक्त इत्तफाक से मुझे ये भजन याद आ गया था। मेरी आवाज भी अच्छी पाठदार थी। डाक बंगले के सामने खड़े हुए लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैं आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज में भजन गाता रहा। भजन खत्म करने के बाद भी मैंने आंखें बंद ही रखी। चले महाराज, काफिला रवानगी के लिए तैयार है। ये आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। एक अधेड़ उम्र हिंदू हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था। दूसरे लोग भी मेरी तरफ देख रहे थे। मैं हरिओम के नारे लगाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सब लोग खच्चरों पर सवार हो चुके थे। मैं भी अपने खच्चर पर सवार हो गया। कश्मीरी मुसलमान खच्चरों की बागें पकड़े आगे आगे चल रहे थे। बाद सवारों ने अपने खच्चरों की बागें खुद ही संभाल रखी थी। मुझे अभी
तक ये पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल ये इत्मीनान था कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमें किसी ऐसी जगह पहुँचाया जाएगा जहाँ से हमें असल मंजिल की तरफ जा सकेंगे। हबीबुर रहमान का खच्चर मेरे साथ था और वो मुझे बता रहा था यहाँ से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे पहाड़ों में महादेवता मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण की सदियों पुरानी मूर्ति रखी हुई है। पहाड़ की खूह में वाक़या इस मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्तियों को बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर को भी बहुत मुकद्दस समझा जाता है और अमावस की रात इस मंदिर में खास पूजा होती है। ये सब लोग रात भर इस मंदिर में रहेंगे। क्या हम लोग भी इनके साथ ही रहेंगे? मैंने पूछा। नहीं कमांडर, हबीबुर रहमान ने जवाब दिया। रात के अंधेरे में हम उस मंदिर से निकल जाएंगे। और एक और खच्चर सवार हिंदू को अपनी तरफ आता देखकर हबीबुर रहमान खामोश हो गया। वो हिंदू अपना खच्चर मेरे सामने ले आया। पहले मेरे भजन की तारीफें करता रहा, फिर बोला, महाराज, सब लोगों की इच्छा है कि आप वो भजन एक बार फिर सुनाएं। उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। मैंने हबीबुर रहमान की तरफ देखा। उसने असबात में सर हिला दिया और फिर मैंने ऊंची आवाज में वो भजन गाना शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलते ही फौजी चौकी पर हमें रोक लिया गया। एक लेफ्टिनेंट गहरी नजरों से एक एक शख्स के चेहरे का जायजा ले रहा था। बाज लोगों से कुछ सवालात भी किए। फिर हमारे काफिले को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। सड़क पर तकरीबन आधा मील का फासला तय करने के बाद हमारा काफिला दरिया की तरफ मुड़ गया। वो शख्स सबसे आगे था जिसने मुझसे भजन की फरमाइश की थी। वही इस काफिले का रहनुमा भी था। एक तरफ पहाड़ियाँ थी जो बतदरीज बुलंद होती जा रही थी और दूसरी तरफ जरा गहराई में दरिया बह रहा था। दरिया और चट्टानों के दरमियान एक तंग सा पथरीला रास्ता था। उस पथरीले रास्ते पर सिर्फ खच्चर और गधों पर ही सफर किया जा सकता था। किसी मशीनी सवारी का इस तरफ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारा काफिला उस तंग से रास्ते पर चलता रहा। कहीं हम दरिया के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते और कहीं चट्टानों के बीच में जहां रास्ता ज्यादा दुश्वार था। 5 कोस का फासला तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। वो मंदिर दरिया के ऐन सामने था। चट्टानों में एक बहुत बड़ा गार था। दहाने के दोनों तरफ और ऊपर की दीवारों को तराश कर कृष्ण भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी। गार के अंदर बिल्कुल सामने चट्टानी पत्थर से तराशी हुई कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। गार में अंधेरा दूर करने के लिए कई मिसालें जल रही थी। दीवार को भी तराश कर मूर्तियां उभार दी गई थी। उस मंदिर में पहले से कई पुजारी मौजूद थे। काफिले में आए हुए लोग अपने साथ लाई हुई चीजें कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने भेंट करने लगे। उनमें नारियल और खाने पीने की चीजों के अलावा कई कीमती चीजें भी शामिल थी। बहुत सी औरतों ने अपने सोने चांदी के जेवर भगवान के कदमों में डाल दिए। सिक्कों और नोटों का भी ढेर लग गया था। मैं अंदर का एक मुख्तसर सा चक्कर लगाकर बाहर आ गया। यहाँ मंदिर के सामने दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा पुख्ता चबूतरा बना हुआ था। कई लोग उस चबूतरे पर बैठे हुए थे। मैं और अंगूरी भी उस तरफ बैठ गए। हबीबुर रहमान और अब्दुल सत्तार अभी मंदिर के अंदर ही थे। शाम होने से पहले यात्रियों में भंडारा तकसीम होने लगा। मिट्टी की कटोरियों में दाल और रोटियां थी। इस खाने का इंतजाम भी पहले से ही किया गया था। अंगूरी ने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारा किया और खाना खाने लगा। अंगूरी ने भी खाना खाया। हबीबुर रहमान और अब्दुल सत्तार अपना खाना लेकर वहीं आ गए। सूरज गुरूब होने की थोड़ी ही देर बाद शाम का अंधेरा गहरा होना शुरू हो गया। मंदिर के अंदर मिसालें जल रही थी। 2 मिसालें दरवाजे के दाएं बाएं भी लगी हुई थी, जिनकी रोशनी आसपास तक ही महदूद थी। फिजा में गहरी तारीकी थी। ये अमावस की रात थी। आसमान बहुत दूर था। टिमटिमाते हुए सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चांद का तो नामो निशान ही नहीं था। मंदिर के अंदर अब नाकूस और घंटियां बजने लगी थी और फिर किसी के भजन गाने की आवाज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही घुंघरू की झनकार भी सुनाई दे रही थी। बाहर बैठे हुए लोग भी उठ कर अंदर जाने लगे। मुझे शुबा था कि भजन गाने के लिए मुझे भी बुला लिया जाएगा। मुझे सिर्फ वही एक भजन आता था जो मैं 2 मरतबा उन लोगों को सुना चुका था। अगर किसी और ने भजन की फरमाइश की तो मैं फंस जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि अब खिसक लेना चाहिए। हबीबुर रहमान ने खिसक कर मेरे करीब आते हुए कहा, अब इनके भजन शुरू हुए हैं, फिर पूजा पाठ होगी और ये सिलसिला रात भर चलता रहेगा। इस वक्त मौका है, हम इससे फायदा उठा सकते हैं। सब लोग मंदिर के अंदर हैं, बाद में शायद ऐसा मौका ना मिले। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, आप दोनों दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ चलते रहें, रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। एक लम्हे को मंदिर की तरफ देखा। अंदर कोई औरत रक्स कर रही थी। मैं चबूतरे से उतर गया और अंगूरी का हाथ पकड़े अंधेरे में एक तरफ चलने लगा। तकरीबन 200 गज का फासला तय करके हम रुक गए और इसके चंद सेकंड बाद ही पीछे से छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। हम एक बड़े पत्थर के साथ चिपक कर खड़े हो गए। कमांडर, ये हबीबुर रहमान की आवाज थी। मैंने जवाब देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो दोनों हमारे करीब आ गए। हमारे पीछे चलते रहो कमांडर। हबीबुर रहमान ने कहा,
और वो दोनों हमारे आगे आगे चलने लगे। हम उनके पीछे पीछे चलते रहे। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ रखा था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि 2 कदम आगे चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। कई मर्तबा मुझे और अंगूरी को पत्थरों से ठोकरें भी लगी। हम तकरीबन 1 घंटा दरिया के साथ साथ चलते रहे। तारीकी और सन्नाटे में दरिया के बहते हुए पानी की आवाज बड़ा पुरस्कार तासुर दे रही थी। हम बिलाखिर एक जगह रुक गए। आगे दरिया के किनारे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर थे और बाईं तरफ तकरीबन 100 गज हटकर चट्टानों का सिलसिला था। हबीबुर रहमान कुछ देर इधर उधर देखने लगा, फिर चट्टानों की तरफ चलने लगा। अंधेरे में चट्टानों में चलना खासा दुश्वार था। बार बार ठोकरें लग रही थी। इस बात का भी खदशा था कि हम में से कोई किसी संगीन हादसे का शिकार न हो जाए। थोड़ा और फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर रुक गए। मेरा ख्याल है हम चट्टानों में काफी अंदर आ चुके हैं और अब टार्च रोशन कर लेनी चाहिए, हबीबुर रहमान ने कहते हुए अपने कंधे से लटके हुए थैले से टार्च निकाल ली। टार्च खासी ताकतवर थी। हम उसकी तेज रोशनी में आगे चलने लगे। इस मर्तबा हमारी रफ्तार में भी तेजी आ गई थी। हमारा रुख मुसलसल बुलंदी की तरफ था। एक तो बुलंदी, आड़ा तिरछा, ऊंचा नीचा रास्ता और फिर दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी, जिनकी वजह से चलने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। अंगूरी हाँफने लगी, मेरा भी सांस फूलने लगा था और हबीब और अब्दुल सत्तार भी हाँफने लगे। हबीबुर रहमान ने टार्च की रोशनी में इधर उधर देखा। किसी तरफ से पानी के गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। गालिबन कोई झरना था। हम उस आवाज के ताक़ुब में चल पड़े। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। इस चट्टान की दूसरी तरफ घूमते ही वो झरना नजर आ गया। पानी पत्थरों में 3 फुट की बुलंदी से गिर रहा था। हम उस जगह बैठ गए। मौसम में अगरचा खासी खुनकी थी, मगर प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने जी भर कर पानी पिया और वहीं पत्थरों पर लेट गया। अंगूरी भी मेरे करीब ही बैठी हुई थी। मुसलसल चलते रहने से हमें खुनकी का एहसास नहीं हुआ था, मगर रुकने के थोड़ी ही देर बाद सर्दी का एहसास होने लगा। चंद रोज से मौसम भी तब्दील हो रहा था और इस वक्त वैसे भी हम सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर थे। सब्जे और तेज हवाओं से सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद हम फिर चल पड़े। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे और यूं लगता था कि जैसे हम आसमान को छूने जा रहे हों। हम रात भर चलते रहे। इस दौरान कई मर्तबा रुके, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम भी किया था। 4 बज गए। अब दिन का बहुत मध्यम सा उजाला फैलने लगा था। उस वक्त हम एक चश्मे के करीब पहुंच गए थे। रात भर चलते रहने से खाया पिया हजम हो चुका था और पेट में ईंठें सी उठ रही थी। अंगूरी तो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही थी। उस वक्त सर्दी में भी इजाफा हो गया था और वो दूसरों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मेरे साथ चिपकी बैठी थी। दिन का उजाला वाजे हो गया। हबीबुर रहमान ने टार्च बंद करके थैले में डाल ली और उठकर इधर उधर देखने लगा। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं रह गई है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। हम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। हम एक बार फिर चल पड़े। इस मर्तबा हम नशेब की तरफ जा रहे थे। दिन का उजाला फैलता जा रहा था। रोशनी में हमें चलने में भी दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हबीबुर रहमान ने ठीक ही कहा था। हम 1 घंटे बाद मंजिल पर पहुंच गए। हमारा इस्तकबाल एक गरजती हुई आवाज ने किया। कौन है? रुक जाओ, खबरदार अपनी जगह से हरकत मत करना। वो कड़कती हुई आवाज दाईं तरफ से आई थी। हम रुक गए। हबीबुर रहमान की तरह हमने भी हाथ सर से ऊपर उठा लिए। मेरे दिल की धड़कन अगरचा तेज हो गई थी, लेकिन वो लहजा खालिस कश्मीरी था, इसलिए मैं मुतमईन था कि वो कोई भारतीय फौजी नहीं हो सकता। मैंने गर्दन घुमाकर आवाज की सिमत देखा, लेकिन गुंजान झाड़ियों में कोई नजर नहीं आया। टाइगर शिकार की तलाश में निकला हुआ है, हमारा रास्ता मत रोको। हबीबुर रहमान ने झाड़ियों की तरफ रुख करके ऊंची आवाज में कहा। शिकार आगे मिलेगा, रास्ता यही है। दूसरी तरफ से जवाब मिला। टाइगर भूखा है, रास्ता छोड़ दो, हबीबुर रहमान ने कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही और फिर झाड़ियों में हरकत पैदा हुई और 2 नौजवान लड़के हमारे सामने आ गए। उनमें से किसी की उम्र भी 17-18 साल से ज्यादा नहीं थी। दोनों के हाथों में सब मशीन गने थी। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया। इस दौरान मुख्तलिफ सिमतों से 2 और लड़के सामने आ गए थे। उन्होंने भी हमसे हाथ मिलाया। कमांडर शिमरोज और कमांडर अंगूरी। हबीबुर रहमान ने उनसे हमारा तारुफ कराया। उनमें से एक लड़का हमारे साथ चलने लगा, जबकि बाकी 3 वहीं रुके रहे। हम चीड़ और चनार के दरख्तों से लदी हुई पहाड़ियों में तंग से रास्तों पर चकराते हुए आधे घंटे में एक गार के दहाने पर पहुंच गए। एक चट्टान गार पर साहिबान की तरह आगे को झुकी हुई थी। आसपास गुंजान दरख्तों और घनी झाड़ियों से भी गार का दहाना छुप गया था। यह गार बेहद महफूज था। इसे फिजा में से भी नहीं देखा जा सकता था। गार के आसपास भी हिफाजती इंतजामात मौजूद थे। निगरानी करने वाले ऐसी जगहों पर छुपे हुए थे कि इन्हें देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। गार के दहाने पर कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद ने हमारा इस्तकबाल किया। कमांडर रशीद ने तो मुझे सीने से लगाकर इस कदर जोर से भींचा कि मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। इस गार में 20-22 आदमी थे। मेरा हुलिया देखकर बहुत से लड़के मुस्कुरा दिए थे, लेकिन जब उनसे मेरा तारुफ कराया गया तो उन सब के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई और सब लोग आगे बढ़ के मुझसे मुसाफा करने लगे। बहुत से लड़के ऐसे थे जिनकी उम्रें 17
18 साल से ज्यादा नहीं थी। मेरी उम्र भी तकरीबन इतनी ही थी। ये वो उम्र थी जब हमारे हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त हमारे हाथों में राइफलें थमा दी गई थी। ये गार बहुत बड़ा था। यहाँ कम से कम 100 अफराद रहने की गुंजाइश थी। इसके पिछली तरफ वो हिस्सा ऊपर से खुला हुआ था जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। गार के पिछले हिस्से में खाना पकाने का इंतजाम था। खाना दिन का उजाला फैलने से पहले ही तैयार कर लिया जाता था। दिन में ये अंदेशा था कि आसमान की तरफ उठने वाला धुआं इस जगह की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। गार के बाहर धूप चमकने लगी थी, जिससे गार के अंदर भी कुछ रोशनी हो रही थी। हमारे लिए फौरन ही खाने का बंदोबस्त कर दिया गया। खाने के बाद हमें आराम का मौका भी दिया गया। रात भर के इस सफर ने हमें बुरी तरह थका दिया था। अंगूरी तो लेटते ही सो गई। इसके थोड़ी ही देर बाद मैं भी नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं दोपहर 2 बजे के करीब बेदार हुआ था। उस वक्त तक कमांडर यासीन और कमांडर शहाबुद्दीन भी पहुंच गए थे और कुछ और मुजाहिदीन की आमद अभी जारी थी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक ऑपरेशन था और इसके लिए निहायत तजर्बेकार कमांडोज जमा किए जा रहे थे। कुछ देर बाद सईद, अशरफ और अनवर भी पहुंच गए। दोपहर का खाना खाने के बाद हम 5-6 आदमी गार से निकलकर पहाड़ों में नशेब की तरफ उतरने लगे। कमांडर मुहिबुल्लाह सबसे आगे, उसके पीछे मैं, फिर कमांडर यासीन, कमांडर शहाबुद्दीन, सईद और अनवर थे। मेरा हुलिया बदल दिया गया था। सर की चुटिया साफ कर दी गई थी और मैंने स्याह रंग का रुमाल सर पर बांध लिया था। गिरवे रंग के योगियों वाले कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। गार के एक हिस्से में गोला बारूद के अंबार के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मुजाहिदीन के काम आ सकती, और ये कपड़े मैंने वहीं से लिए थे। हम पहाड़ों में तकरीबन 2 मील का फासला तय करके एक जगह पर रुक गए। सामने नशेब में सोनामार्ग से दर्रा जोचिला तरफ जाने वाली शाहरा नजर आ रही थी, जहाँ से कल उस फौजी काफिले को गुजरना था जिसे तबाह करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे। हम चट्टानों में ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ कहीं से भी हमें नहीं देखा जा सकता था। हम गुंजान दरख्तों और ऊंची झाड़ियों की आड़ लिए हुए मजीद आगे बढ़ते रहे और बिलाकर एक जगह पर रुक गए। सड़क अब हमसे सिर्फ 5 गज के फासले पर थी। सड़क की दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी और उनके पीछे बुलंद अमूदी पहाड़ थे। इस तरह तकरीबन आधा मील तक एक दर्रा सा बन गया था। कमांडर मुहिबुल्लाह हमें सिचुएशन समझा रहा था और बिलाखिर हम चारों कमांडरों ने ये तय कर लिया कि किसको अपने आदमी कहाँ ले जाकर मोर्चा लगाना होगा। कमांडर यासीन और कमांडर शहाबुद्दीन को अपने आदमी लेकर सड़क की दूसरी तरफ जाना था और दरमियान में 100 गज का फासला रख कर मोर्चा लगाना था, जबकि इस तरफ मुझे कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद को हर 100 गज के फासले पर मोर्चे कायम करने थे। इस तरह वो पूरा दर्रा एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारी इज्जत में होता। तकरीबन 1 घंटे तक इसका जायजा लेने के बाद हम गार में वापस आ गए। इस वक्त तक कुछ और मुजाहिदीन भी पहुंच चुके थे। शाम तक मुजाहिदीन की तादाद 60 हो गई थी और फिर इन मुजाहिदीन को 5 पार्टियों में तकसीम कर दिया गया। मेरी पार्टी में 10 आदमी थे। अंगूरी, सईद, अनवर, अशरफ, हबीब उर रहमान और अब्दुल सत्तार के अलावा 2 लड़के और थे। वो रात काफिले पर हमले की हिकमत अमली तैयार करते हुए गुजर गई और फिर रात के 2 बजे के करीब हम अपनी अपनी पार्टियां लेकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद गार से रवाना होने लगे। हमारी पार्टी का हर शख्स असला और गोला बारूद से लदा हुआ था। 2 लड़कों के पास रॉकेट लॉन्चर थे। हर लॉन्चर के लिए 4-4 रॉकेट थे, दस्ती बम, सब मशीन गने और इनके अलावा काफी फाजिल मैगजीन भी थे। अच्छा खासा बोझ था जो हर लड़का उठाकर चल रहा था। अंगूरी के पास भी असले का इतना ही बोझ था। 2 घंटों बाद हम अपनी अपनी जगहों पर मोर्चा संभाल चुके थे। कमांडर यासीन और कमांडर शहाबुद्दीन ने भी सड़क की दूसरी तरफ अपनी अपनी जगहों पर मोर्चे संभाल लिए थे। मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें निकालकर एक दूसरे को आगाही कर दी गई थी। मैंने भी अपने आदमियों को थोड़े थोड़े फासले पर फैला दिया और अंगूरी मेरे करीब ही बैठी रही। रात बीत गई, दिन निकल आया, धूप चमकने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी और फिर दफतन फिजा में हेलीकॉप्टर के परों की फड़फड़ाने की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। कोई हेलीकॉप्टर पर फायर न करे और झाड़ियों में छुप जाए, मैंने चीख कर कहा और आसमान की तरफ देखने लगा। चंद सेकंड बाद एक गनशिप हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर से होता हुआ सामने आ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं गहरी नजरों से हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगा। हेलीकॉप्टर सड़क के ऊपर गंदरबल की तरफ से आ रहा था। किसी वक्त वो बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ पहाड़ियों पर प्रवास करने लगता। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो निगरान हेलीकॉप्टर था। वो गालिबन नहीं बल्कि यकीनन उस हेलीकॉप्टर के जरिए ये चेक करने की कोशिश की जा रही थी कि रास्ते में किसी जगह फौजी काफिले को खतरा तो नहीं। इस हेलीकॉप्टर की आमद का एक ये मतलब भी था कि फौजी काफिला अब पहुंचने ही वाला था। मैं और मेरे साथी कदादम झाड़ियों में छुप गए थे। इन पहाड़ों और झाड़ियां और पौधे इस कदर गुंजान थे कि इनमें छुपे हुए किसी शख्स को फिजा से भी देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज करता हुआ हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। मैं फिक्रमंद था कि हमारे मुजाहिदीन में से कोई उस पर फायरिंग शुरू न कर दे। हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर 100-150 मीटर की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। उसे निशाना बनाना बिल्कुल आसान था। उसे तो आसानी से गिराया जा सकता था, लेकिन इस तरह असल मिशन नाकाम हो जाता। हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद फौजी काफिला दूर ही कहीं
कहीं रुक जाता और हमारा मकसद पूरा न होता। गनशिप हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर प्रवास करता हुआ बहुत आगे जाकर ऊंची पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी तरह दूसरे कमांडरों के जहन में भी यही बात आई होगी कि अगर हेलीकॉप्टर को गिरा लिया गया तो हमारा असल मिशन खतरे में पड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर के परों की फड़फड़ाहट की आवाज भी अब मालूम हो चुकी थी। ये हेलीकॉप्टर रूसी साख्त का था। अफगानिस्तान में भी मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने के लिए यही गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे थे। भारत में अगरचा असला और दीगर जंगी साजो सामान के लिए कई फैक्ट्रियां लगी हुई थी, लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुक्मरानों ने हर उस मुल्क से असला और गोला बारूद हासिल किया था जहाँ से मिलने की तवक्को की जा सकती थी। रूस इन ममालिक में पेश था। भारतीय फौज में इस्तेमाल होने वाला 70% असला रूस से दरामद शुदा था और यह हेलीकॉप्टर भी रूसी ही था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन कई साल से अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उसने अपनी सारी ताकत अफगानिस्तान की जंग में झोंक दी थी, लेकिन अफगानिस्तान रूसियों का कब्रिस्तान बनता जा रहा था। अफगान मुजाहिदीन बेसरो सामानी की हालत में भी रूसियों को नाको चने चबवा रहे थे और रूसी अब अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तरा समेटने के लिए तैयारी कर रहे थे। दफतन गड़गड़ाती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया और इधर उधर देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो भारी ट्रकों की आवाज थी जो हवा के दोष पर कभी करीब और तो कभी दूर से आती हुई महसूस होती। मैंने सर उठाकर देखा, दूर दूर तक हेलीकॉप्टर के आसार नजर नहीं आ रहे थे और फिर मैंने अपने साथियों को इशारा कर दिया। मेरे तमाम साथी कदम झाड़ियों और पौधों में भीगते हुए आगे बढ़ने लगे और फिर मेरा इशारा पाकर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। मैंने बड़ी तेजी से घूमकर हर मुजाहिद की पोजीशन का जायजा लिया और मुतमईन होकर अंगूरी के साथ एक पत्थर की आड़ में पौधों में पोजीशन लेकर बैठ गया। सड़क हमसे तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। हमारे आगे तकरीबन अमूदी चट्टानें थी जिसके इख्तिताम पर सड़क के किनारे तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार सी बन गई थी, जबकि सड़क की दूसरी तरफ की पहाड़ियाँ ज्यादा बुलंद नहीं थी। इस तरफ कदम झाड़ियाँ और पौधे बहुत गुंजान थे। मेरी नजरें सड़क पर मरकूज थी और कान घर घर की आवाज पर लगे हुए थे और फिर पिछले मोड़ से पहली जीप को आते देखकर मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज होने लगी। जीप पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। ये बगैर हुड की जीप थी। सामने विंड स्क्रीन के फ्रेम के ऊपर एक आहनी पाइप भी लगा हुआ था जिस पर लाइट मशीन गन फिट थी। एक फौजी गन के सामने सीट पर बिल्कुल चाको चौबंद खड़ा था। जीप की पिछली 2 सीटें आगे पीछे के बजाय आमने सामने थी। हर सीट पर 3 फौजी सब मशीन गने संभाले बैठे थे। उनका रुख बाहर की तरफ था। जीप के पीछे एक ट्रक था, उस पर आगे एक हैवी मशीन गन और दाएं बाएं एक लाइट मशीन गन नस्ब थी। तकरीबन 2 दर्जन फौजी सब मशीन गने संभाले ट्रक के अंदर खड़े थे। उन ट्रकों में लकड़ी के तख्तों की सीटें इस तरह बनाई गई थी कि फौजी इन पर आसानी से खड़े हो सकते थे। उस ट्रक के पीछे असला और बारूद से लदे हुए ट्रक थे जिन पर तरपाले पड़ी हुई थी। इन ट्रकों के केबन की छतों पर भी 2 फौजी सब मशीन गने संभाले बैठे थे। मैं अपने आप में एक अजीब सी सनसनी महसूस करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। वो ट्रक हल्की रफ्तार से हमारे करीब से गुजरते रहे। इस दौरान पीछे से आती हुई एक जीप तेजी से आगे निकल गई। मैं उन ट्रकों को गिनता रहा। उनकी तादाद 30 थी। आखिर में भी 2 जीपें थी। उन जीपों पर भी आगे पीछे लाइट मशीन गने फिट थी और हर जीप पर 6 फौजी सब मशीन गने संभाले बैठे थे। ट्रकों और जीपों पर बैठे हुए तमाम फौजी दाएं बाएं से पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक सबसे पहले मेरी पार्टी को काफले के आखिरी ट्रकों और जीपों पर हमला करना था। हमारी तरफ से पहला फायर होते ही सड़क के दोनों तरफ दूर तक घात लगाए हुए मुजाहिदीन समझ जाते कि काफला अब मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुका है और वो भी फायर खोल देते। हमारे सामने अब 3 ट्रक थे और 2 जीपें। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर नारा तकबीर बुलंद कर दिया। ये मेरी तरफ से अपने साथियों को सिग्नल था। जवाब में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी और फिर फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। हमारे पहले हमले में ट्रकों पर बैठे हुए 3 फौजी जहन्नुम रसीद हो गए थे और फिर उसके साथ ही जीपों और दूसरे ट्रकों पर से हम पर फायर खोल दिया गया। सब मशीन गनों और लाइट मशीन गनों की गोलियां हमारे सरों के ऊपर से पत्थरों पर लग रही थी या हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी। भारतीय फौजी गालिबन ये समझे थे कि इन पर हमला एक ही जगह से हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। ट्रकों का वो काफिला तकरीबन 200 गज तक फैला हुआ था। वो 200 गज के इस हिस्से में थोड़े थोड़े फासले पर सड़क की दोनों तरफ से उन पर गोलियों की बारिश हो रही। हमारी पार्टी में 2 लड़कों के पास रॉकेट लॉन्चर थे और दोनों के पास 4 रॉकेट थे। उनमें से एक ने रॉकेट फायर कर दिया जो एक ट्रक पर लगा।
और गोया वहाँ कयामत मच गई। एक जोरदार धमाका हुआ। सलसल धमाकों के साथ ट्रक में लदा हुआ गोला बारूद फटने लगा। काफिले की आखिरी जीप तेजी से मुड़ी और वापस जाने के लिए दौड़ने लगी। अंगूरी ने सब मशीन गन का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया, मगर जीप जद में नहीं आई और तेजी से दौड़ती हुई मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। पहाड़ों में 200 गज तक सड़क का पूरा टुकड़ा मुहाजे जंग बना हुआ था। हमारे मुजाहिदीन ने उस फौजी काफिले पर भरपूर हमला किया था। मैं तो ये कहूँगा कि ये जंग एक तरफा थी। मुजाहिदीन तो काफिले पर गोलियां बरसा रहे थे, जबकि भारतीय फौजियों को कुछ करने का कम ही मौका मिल रहा था। जगह जगह धमाके हो रहे थे। मुजाहिदीन राइफलों के अलावा दस्ती बम, रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे थे। जोरदार धमाकों से फिजा गूंज रही थी और पहाड़ियां थर्रा रही थी। लगता था कि जैसे बैक वक्त कई आतिशफिशा फट रहे हों। ट्रकों में फटे हुए रॉकेट और गोले अब चारों तरफ फैल रहे थे। रॉकेट चट्टानों पर लग लग कर फट रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें ये कार्रवाई आधे घंटे में मुकम्मल करनी थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब कुछ तो चंद मिनट में ही खत्म होता नजर आ रहा था। दफतन उन पै दर पै धमाकों में फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो हेलीकॉप्टर आगे से चक्कर लगाकर वापस आ रहा था और उससे सिर्फ हैवी मशीन गन के फायर ही नहीं बल्कि रॉकेट भी बरसाए जा रहे थे। वो गनशिप हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर हमारे सरों के ऊपर से होता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मशीन गन की लातादाद गोलियां हमारे पास ही गिरी। एक रॉकेट हमसे तकरीबन 50 गज आगे एक चट्टान पर लगा और एक जोरदार धमाके से पत्थरों के टुकड़े फिजा में बिखर गए। हेलीकॉप्टर काफी आगे जाकर वापस पलटा। इस मर्तबा वो निस्बतन ज्यादा बुलंदी पर था। हमने सब मशीन गनों से फायर शुरू कर दिया, लेकिन हमारी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अलबत्ता हमारा एक साथी नासिर मशीन गन की एक गोली की जद में आ गया। नासिर की चीख सुनकर मैं तेजी से उसकी तरफ लपका। भारी मशीन गन की गोली ने उसके सीने में बहुत बड़ा सुराख कर दिया था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। मैं उसे देखकर काम कर रह गया। उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने अपनी राइफल कंधे पर उठा ली और नासिर का रॉकेट लॉन्चर संभाल लिया। उसके पास सिर्फ एक रॉकेट बचा था। मैंने वो रॉकेट लॉन्चर और ऊपर देखा। हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर गोलियां और रॉकेटों की बारिश करता हुआ बहुत आगे निकल गया था। उस तरफ से भी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हो रही थी, मगर वो महफूज ही रहा। मैंने अपने मुजाहिदीन को ऊपर जाने का हुक्म दिया और अंगूरी का हाथ पकड़कर खुद भी बुलंदी की तरफ दौड़ने लगा। हेलीकॉप्टर एक तवील चक्कर काटकर एक मुख्तलिफ सिंध से हमारी तरफ आने लगा। मैंने अपने साथियों को चीख कर पत्थरों के पीछे पनाह लेने का हुक्म दिया और खुद भी एक बड़े पत्थर की आड़ लेकर लॉन्चर से उसका निशाना बांधने लगा। हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से गोलियां बरसाता हुआ आ रहा था। मेरा एक और साथी गोलियों की जद में आकर शहीद हो गया। मैं एक लम्हा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसी लम्हे हेलीकॉप्टर बाईं तरफ मुड़ गया, जिस तरफ पहाड़ियों में दूर तक हमारे मुजाहिदीन फैले हुए थे। मैंने हेलीकॉप्टर का निशाना लेकर रॉकेट फायर कर दिया। इसी लम्हे दूसरी तरफ से भी पहाड़ियों में से किसी जगह एक रॉकेट फायर हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे फिजा एक कान फाड़ देने वाले धमाके से गूंज उठी। गनशिप हेलीकॉप्टर पहले आग के गोले में तब्दील हुआ और फिर उसके जलते हुए टुकड़े चारों तरफ पहाड़ों में बिखर गए। सड़क की तरफ अब भी पै दर पै खौफनाक धमाके हो रहे थे। अब हमें ऊपर से कोई खतरा नहीं था। हमने वो फौजी काफिला तबाह कर दिया था। हमारा मिशन पूरा हो गया था। अगर उस काफिले में कुछ बचा भी होगा तो गोला बारूद में होने वाले धमाके उसे भी खत्म कर देंगे। मुझे एक जीप के बच निकल जाने का अफसोस था। उस जीप में यकीनन वायरलेस भी होगा और अब तक उन्होंने श्रीनगर हाई कमान को इत्तला दे दी होगी और मुझे यकीन था कि इस इलाके को दूर दूर तक घेरे में लेने की कोशिश की जाएगी। ट्रकों या जीपों पर इमदादी पार्टियों को पहुंचने में खासा वक्त लग सकता था, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर भी हमारी तलाश में रवाना हो गए तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती। तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर आकर हम सब लोग एक जगह पर जमा हो गए और फिर मैंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो बिखर कर अपने अपने तौर पर महफूज मकामात की तरफ जाने की कोशिश करें। हम सब ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ा और हम एक मुख्तलिफ स्टेप में चल पड़े। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। तकरीबन 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टरों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। मैं अंगूरी को पकड़कर गुंजान झाड़ियों में ले गया। उस वक्त हम सतह समंदर से 4800 मीटर की बुलंदी पर थे। आसमान पर बादलों के टुकड़े भी तैर रहे थे। सूरज कभी बादल के किसी टुकड़े के पीछे छुप जाता तो कभी धूप चमकने लगती। तेज हवा से पौधे और झाड़ियों के सरसराने की आवाज चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। एक महफूज जगह पहुंचकर मैंने ऊपर देखा। वो 2 गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो एक दूसरे से बहुत फासले पर प्रवास करते हुए हाईवे की तरफ जा रहे थे। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही एक पहाड़ी चोटी की आड़ में निगाहों से ओझल हुए, मैंने अंगूरी का हाथ पकड़कर एक बार फिर दौड़ने लगा। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। अंगूरी बुरी तरह हाँफ रही थी। मेरा सांस भी फूलने लगा था। हम थोड़ी देर के लिए रुकते और फिर दौड़